सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। 2004 की बात है। स्मिता और राजेश। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई डरावनी कहानी नहीं है। ये मनोविज्ञान, एक अनजाने खौफ और ऐसे घटनाक्रम की टाइमलाइन है जिसे विज्ञान भी शायद पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे एक आम सी रात ने इस परिवार की पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दौर में जाना होगा। 2004 का वसई। आज के वसई से बिल्कुल अलग। कोई बड़ी इमारतें नहीं, बस कच्ची सड़कें और दूर दूर बसे छोटे छोटे घर। शाम ढलते ही ऐसा सन्नाटा छा जाता था कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। और देखिए, यही वो शांति है जो इस पूरी घटना को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है। क्योंकि जब इतने नॉर्मल और शांत माहौल में कुछ अजीब होता है ना, तो उसका असर दिमाग पर बहुत ही गहरा पड़ता है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ स्मिता और राजेश का खुशहाल जीवन है। स्मिता प्रेग्नेंट थी और घर में नन्हे मेहमान के आने की तैयारियां चल रही थी। और ठीक दूसरी तरफ उनके इसी रूटीन के बाहर एक बहुत ही वीरान, खंडहर सा बंगला खड़ा था। ये बंगला और इसके पास का वो पुराना पेड़ उनके रास्ते में एक ऐसी मनहूसियत की तरह मौजूद थे जिसे वो रोज अनदेखा कर रहे थे। तो ये मई 2004 की वो रात थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। आमतौर पर यह कपल अपनी बिल्डिंग के अंदर ही टहलता था, लेकिन पता नहीं उस रात उन्होंने सोचा कि चलो बाहर चक्कर लगाते हैं। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। टहलते हुए वो उसी वीरान बंगले के पास पहुंच गए। स्मिता उस खंडर को लगातार घूरे जा रही थी और फिर वो उस पुराने पेड़ के ठीक नीचे से गुजरे। राजेश ने स्मिता को टोका भी कि संभल कर चलो, ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। और सच मानिए, बस यही वो एक पल था जिसने आगे होने वाली इस पूरी तबाही की शुरुआत कर दी। भाग 1, संदेह और बदलते व्यवहार। आइए देखते हैं कि इसके शुरुआती संकेत क्या थे। राजेश के नजरिए से समझें तो ये खौफ अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे 3 अलग अलग स्टेप्स में बढ़ा। पहले स्टेप में स्मिता, जो हमेशा बहुत शांत रहती थी, अचानक से बिना बात के चिढ़ने लगी। राजेश को लगा कि शायद ये प्रेगनेंसी के स्ट्रेस या मूड स्विंग्स की वजह से है। बात को टाल दिया। फिर आया दूसरा स्टेप। स्मिता रात को अचानक डरकर उठ जाती, कहती कि उसे लग रहा है जैसे कोई उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है या किसी ने उसे छुआ है। राजेश फिर भी इसे उसका वहम ही समझता रहा। लेकिन तीसरे स्टेप में चीजें हाथ से निकलने लगी। सोते समय रहस्यमयी तरीके से स्मिता के ऊपर से कंबल खिसक कर जमीन पर गिरने लगा। जब ऐसा बार बार हुआ ना, तब राजेश का लॉजिकल दिमाग भी अब हार मान रहा था। फिर वो रात आई जिसने राजेश के बचे खुचे सारे भ्रम तोड़कर रख दिए। उसने ठान लिया कि आज वो सोएगा नहीं, बस स्मिता का हाथ पकड़कर लेटेगा ताकि कोई भी हलचल हो तो फौरन पता चल जाए। लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, अचानक स्मिता ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि राजेश बिस्तर से नीचे गिरते गिरते बचा। मतलब जरा सोचिए, एक प्रेग्नेंट महिला में अचानक इतनी भयानक ताकत आ जाना मेडिकली या लॉजिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल था। राजेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और जो उसने देखा, स्मिता बिस्तर पर खड़ी हो रही थी और उसके पैर हवा में उठने लगे थे। हवा में उठती हुई स्मिता की आंखें बिल्कुल सुन्न और भावहीन थी। और तभी स्मिता के मुंह से एक बेहद भारी, एकदम मर्दों जैसी खौफनाक आवाज निकली। उसने कहा, दूर रह मुझसे, अब स्मिता हमेशा के लिए मेरी है और इसके पेट में जो बच्चा है उसे मैं मार डालूंगा। ये सुनते ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। राजेश के लिए ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो स्मिता नहीं थी, उसके शरीर पर किसी और ही खतरनाक चीज ने कब्जा कर लिया था। भाग 2, पूर्ण दहशत। वो मुकाम जहां आकर हर तरह का लॉजिक फेल हो जाता है। अब इस रात के बाद की सुबह देखिए। ये शायद रात से भी ज्यादा डरावनी थी। क्यों? क्योंकि स्मिता बिल्कुल नॉर्मल तरीके से उठी। जब राजेश ने उससे रात की उस भयानक घटना के बारे में पूछा तो स्मिता का रिएक्शन था कि वो तो पूरी रात आराम से सो रही थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। ये टोटल एमनेशिया इस बात का पक्का सबूत था कि रात के वक्त स्मिता का अपने शरीर और दिमाग पर कोई कंट्रोल था ही नहीं। उस बंगले और पेड़ के पास से जो कुछ भी उनके साथ आया था, वो अब अंधेरे में अपना असली खेल खेल रहा था। अब सवाल यह है कि जब साइंस और लॉजिक जवाब दे जाएं तो इंसान क्या करता है? जब राजेश ने स्मिता के परिवार को ये सब बताया तो जाहिर है किसी ने तुरंत यकीन नहीं किया। सबको लगा स्ट्रेस है। लेकिन स्मिता की मां ने एक बहुत ही पुराना पारंपरिक नुस्खा आजमाने को कहा। उन्होंने कहा कि राजेश चुपचाप स्मिता के तकिए के नीचे एक नींबू रख दे। अगर सुबह तक नींबू का रंग बदल गया या वो काला पड़ गया तो समझ लो कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि कोई बहुत ही बुरी शक्ति उनके साथ जुड़ चुकी है।
इस नींबू वाले टेस्ट की टाइमलाइन बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रात के करीब 11:30 बजे राजेश ने छुपकर वो नींबू स्मिता के तकिए के नीचे रख दिया और खुद जागता रहा। और फिर ठीक रात के 3 बजे, जिसे अक्सर पैरानॉर्मल दुनिया में शैतानी ताकतों का सबसे पीक टाइम माना जाता है, स्मिता अचानक नींद से उठकर बैठ गई। उस शक्ति को नींबू के बारे में पता चल चुका था। उसने अपना हाथ सीधा तकिए के नीचे डाला, नींबू निकाला और अपने हाथों से ही उसे बुरी तरह निचोड़ कर रख दिया। नींबू निचोड़ने के तुरंत बाद स्मिता के मुंह से फिर से वही भारी, मर्दों वाली भयानक आवाज गूंज उठी। उसने राजेश की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? जो भी तुम मेरे खिलाफ करोगे उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये बोल के वो वापस ऐसे लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस सीधी धमकी ने राजेश के मन का आखिरी डाउट भी खत्म कर दिया। ये शक्ति सिर्फ ताकतवर ही नहीं थी, बल्कि राजेश के हर एक कदम पर उसकी पूरी नजर थी। भाग 3, आध्यात्मिक हस्तक्षेप। अब समय था उस अलौकिक इकाई का सीधे सामना करने का। जब परिवार के लोग वहां पहुंचे तो दिन के वक्त स्मिता बिल्कुल ठीक थी, चाय पी रही थी, बातें कर रही थी। लेकिन रात होते ही खेल फिर पलट गया। हॉल में बैठे बैठे स्मिता अचानक बिल्कुल सुन्न हो गई। उसकी नजरें बेडरूम के दरवाजे पर ऐसी टिक गईं जैसे वहां कोई खड़ा हो जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। मां ने आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, और फिर उसने एक अजीब सी टोन में धीरे धीरे कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। ये इशारा था कि वो ताकत अभी भी वहीं है। हालात बिगड़ते देख परिवार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक साथ 2 अलग-अलग धर्मों की आध्यात्मिक मदद ली। एक तरफ एक जाने-माने तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहां एक बहुत पुरानी भटकती हुई आत्मा है। उसने मंत्र और गंगा जल का इस्तेमाल शुरू किया, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ एक मौलवी साहब भी लगातार दुआएं और पवित्र आयतें पढ़ रहे थे। जरा सोचिए, मामला कितना गंभीर रहा होगा कि एक साथ 2 आध्यात्मिक शक्तियों को उस एक अदृश्य शक्ति से लड़ना पड़ रहा था। और इसी अनुष्ठान के बीच उस आत्मा का असली मकसद बाहर आ गया। जैसे जैसे मंत्र और दुआएं तेज हुईं, वो शक्ति छटपटाने लगी। स्मिता ने तांत्रिक की तरफ देखकर उसी डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, इसे छोड़ दो, ये मेरी है। मुझे ये औरत बहुत ज्यादा पसंद है। इस एक लाइन ने पूरे कमरे में दहशत फैला दी। ये कोई आम भटकती हुई ऊर्जा नहीं थी। ये एक ऐसी जिद्दी इकाई थी जो स्मिता को अपना बना चुकी थी और किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसके बाद जो हुआ वो एकदम किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। पूरे घर में अगरबत्ती और हवन का धुआं भर गया था। स्मिता का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। वो कभी पागलों की तरह हंसती तो कभी फूट फूट कर रोने लगती। राजेश और उसके मामा को मिलकर उसे जबरदस्ती पकड़कर बैठाना पड़ा। तांत्रिक ने मंत्र तेज किए, पवित्र जल छिड़का, और अंत में एक बेहद दर्दनाक चीख के साथ स्मिता बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तांत्रिक ने बताया कि वो शक्ति फिलहाल के लिए जा चुकी है, लेकिन उन्होंने सख्त चेतावनी दी कि स्मिता को उस पुराने बंगले और पेड़ के पास भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। भाग 4, एक खौफनाक साया। क्या वो बुराई सच में हमेशा के लिए खत्म हो गई थी? उस भयानक रात के बाद सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे स्मिता की सेहत सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक बेहद प्यारे और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। राजेश और पूरे परिवार ने चैन की सांस ली। सबको लगा कि चलो, वो बुरा सपना अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और जिंदगी वापस पटरी पर आ गई है। लेकिन ये शांति सिर्फ एक धोखा थी। परिवार का कहना है कि आज भी इतने सालों बाद जब भी अमावस्या की रात आती है, स्मिता के बिहेवियर में फिर से वही अजीब से बदलाव दिखने लगते हैं। वो नींद में कुछ बुदबुदाती है और कभी कभी कुछ सेकंड्स के लिए ही सही उसकी आवाज फिर से उसी भयानक और भारी आवाज में बदल जाती है। और सबसे खौफनाक बात, अगली सुबह उसे इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। बिल्कुल वैसा ही पैटर्न जो 2004 में शुरू हुआ था। और यही वो बात है जो हमें सबसे बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या वो शक्ति सच में स्मिता को छोड़कर चली गई थी, या फिर वो बस शांत होकर स्मिता के दिमाग के किसी अंधेरे कोने में छुपी बैठी है? और क्या आज भी वसई के उस पुराने खंडहर और पेड़ के साये में कोई खौफनाक चीज किसी नए शिकार के इंतजार में है? इस सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और याद रखें, हर वीरान रास्ता सिर्फ खाली नहीं होता।